भी संतान सुख से वंचित हैं? क्या आपकी गोद है सूनी? क्या संतान प्राप्ति में आ रही है बाधाएं? ऐसे में संतान सुख से जुड़े ग्रह क्या कहते हैं? किन उपायों से दूर होती हैं बाधाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। खुद की संतान की चाह हर किसी के मन में होती है। देखिए, हम खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर हमारी अपनी संतान नहीं होती है, अगर हम अपनी संतान से वंचित हैं, तो वो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख बन जाता है। और आज का एपिसोड स्पेशली संतान पर आधारित है। आज हम मयंक शर्मा जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि संतान सुख में आखिरकार ग्रह नक्षत्रों की क्या बड़ी भूमिका होती है। और आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिरकार वो कौन कौन से ग्रह हैं जिसके चलते मनुष्य या फिर कहेंगे जिसके चलते जो माँ बाप होते हैं वो संतान सुख से वंचित रहते हैं। मयंक जी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टोरी आपने उठाई है कविता जी, और दर्शक ये जानना चाहते हैं। हमारे पास भी बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, सर हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, माता पिता नहीं बन पा रहे, 10 साल हो गए हैं, इवन 20-20 साल भी हो गए, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। हमने अपनी सभी तरह की जांचें करवा ली हैं, लेकिन सब नॉर्मल आती हैं, पर कंसीव ही नहीं हो पाता है, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है? तो वो कुंडली एनालिसिस करवाते हैं और हम देखते हैं क्योंकि कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसके कारण या तो संतान सुख बहुत लेट होता है या किसी किसी अवस्था में संतान सुख की प्राप्ति पूरी जिंदगी हो ही नहीं पाती है और आपको कोई दत्तक संतान लेनी पड़ती है जी। तो आपको संतान गोद लेनी पड़ती है। तो ऐसे योग ज्योतिष बना देता है। कुंडली का कौन सा भाव है संतान का, जहां से हम देखते हैं कि संतान हमें होगी या कब प्राप्ति होगी संतान की, या हमें संतान नहीं होगी। देखिए, ज्योतिष में पंचम भाव की बड़ी अहम भूमिका है। पंचम भाव जो हमारी बुद्धि का होता है और संतान का भी माना गया है। गर्भ की स्थिति ये और शुभ विचार, संतान कैसे घर में जन्म लेगी, ये पंचम भाव तय करता है। तो कुंडली में पंचम भाव अगर कमजोर है तो संतान सुख में कमी रहती है। पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठ जाए तो संतान बहुत देर से होती है। शादी के 5 साल बाद संतान होती है या 3 साल बाद होती है। और अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव पर अशुभ ग्रह बैठ गए हैं, जैसे पंचम भाव पर अगर मंगल बैठ गया है, तो बार बार मिसकैरेज होते हैं। हमने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जो कहते हैं कि मेरे 3 या 4 मिसकैरेज हुए हैं, गर्भपात हुए हैं, उसके बाद फिर संतान सुख का योग बना, फिर कंसीव हुआ है। तो पंचम भाव में अगर मंगल हो जाए और वो भी अगर नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, तो हमें बार बार गर्भपात करा देता है। मंगल केतु का योग पंचम भाव में हो जाए कविता जी, सूर्य केतु का योग पंचम भाव में हो, सूर्य शनि का योग पंचम भाव में हो जाता है, तो संतान सुख में बाधा रहती है। अगर पंचम भाव पर केवल केतु अकेला बैठा है या राहु बैठा है अकेला या शनि बैठा है और अशुभ राशि में, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो ये पितृदोष का भी निर्माण करते हैं। पितृदोष भी एक बड़ा कारण होता है कि हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि, अब कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं? राहु, केतु, मंगल, शनि और सूर्य भी कहीं ना कहीं पापी ग्रहों में आता है। जब जब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो संतान सुख में बाधा रहती है, संतान सुख में ये कमी करते हैं। तो ये कुछ ग्रह हैं। अगर पंचम भाव से जो हमारा पंचम भाव का स्वामी, मान लीजिए आपका मेष लगन है, आपके कुंडली में संतान का कारक ग्रह सूर्य है, अगर सूर्य कुंडली में नीच का हो गया तो संतान सुख में कमी रहेगी, संतान बहुत देर से होगी। दूसरा एंगल ये समझिए, अगर पंचम भाव में आके केतु बैठ गया तो इसमें दूसरा कारण हो गया और डिले होने का। तीसरा, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है मंगल की, तो यकीन मान लीजिए कि ऐसे में संतान बहुत देर से होती है, ना के बराबर होती है। जब भी पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में या अपनी राशि से छठे या 10वें में हो या अपनी राशि से 12वें में हो, तो संतान जो है वो जीवित नहीं रहती है। किसी किसी की संतान ऐसी होती है अनफॉर्चुनेटली कि संतान जन्म लेने के 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ऐसे अशुभ योग होते हैं जिनकी वजह से परेशानियां आती हैं। और पंचम भाव से ही हम ये स्थिति देखते हैं कि पंचम भाव पर कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है। अगर पंचम भाव पर किसी भी एक शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यकीन मानिए संतान सुख निश्चित रूप से होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों को संतान सुख बिल्कुल नहीं होता है
उनके कारण ये है कि पंचम भाव पंचमेश पीड़ित है और पंचम भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो फिर संतान सुख में कमी रहती है या संतान सुख नहीं होती है। जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि भाई किस प्रकार हम कुंडली से जान सकते हैं कि भाई जो पापी ग्रह हैं उनकी जो नज़र है वो हमारे पंचम भाव में, और जिसके चलते माँ बाप बनने में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ वो कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं, वो कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसके चलते संतान सुख की प्राप्ति मनुष्य के जीवन में रहती है या उसका योग होता है। देखिए, शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा हो गया है, बुध हो गया है, बृहस्पति सबसे शुभ है और बृहस्पति संतान के कारक भी माने गए हैं। और स्त्री की कुंडली में तो खासकर बृहस्पति को देखते हैं जी। अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, मंगल मजबूत है, तो निश्चित रूप से संतान होगी जी। और अगर पंचम भाव मजबूत है, पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, बुध की दृष्टि पड़ रही हो या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या बृहस्पति स्वयं बैठे हैं, तो संतान सुख निश्चित रूप से होता है। इसके साथ अगर कोई पापी ग्रह भी बैठ गया है तो थोड़ी देरी जरूर होगी, कुछ मिसकैरेज हो सकते हैं या संतान सुख में देरी होगी, लेकिन संतान सुख निश्चित होता है। तो इसलिए पंचम भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप यकीन मानिए कि संतान सुख आपको जरूर होगा। देखिए, जब जब पंचम भाव पर कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, शुभ ग्रह होते हैं, तो आमतौर पर विवाह के 1 या 2 साल बाद या अपनी इच्छा अनुसार जब आप चाहते हैं उस समय गर्भ की प्राप्ति होती, गर्भ धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो गर्भ धारण करने में बड़ी समस्या आती है। भैया, जैसे ये तो आपने समझाते, देखिए ना, संतान जो होती है वो महिला से प्राप्त होती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला की कुंडली में पंचम भाव में आपने बता दें कि इस ग्रह नक्षत्रों का होगा, शुभ ग्रह नक्षत्र होंगे, बृहस्पति देव होंगे, तो भाई संतान सुख के योग होंगे। अशुभ ग्रहों की मौजूदगी कहीं ना कहीं संतान सुख में बाधा डालती है। क्या पुरुष के कुंडल में मौजूद ग्रह नक्षत्र भी संतान सुख में असर करते हैं, प्रभाव डालते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल करते हैं। देखिए, पुरुष की कुंडली से भी हम संतान भाव को पंचम भाव से देखते हैं जी। अगर पंचम भाव पर अशुभ ग्रह है, पंचम भाव पर आपका नीच का मंगल है या नीच का राहु बैठा है, नीच का शुक्र बैठा है, पंचम भाव पर अशुभ ग्रह देख रहे हैं, पंचमेश अशुभ स्थान में 6, 8, 12वें भाव में चला गया है, तो आपकी वजह से भी आपको एक कारण भी जो है संतान सुख में बाधा रहेगी। अब देखिए, पुरुष की कुंडली में शुक्र जो है वीर्य का कारक माना गया है और स्त्री की कुंडली में मंगल रज का कारक माना गया है। अगर दोनों में से किसी में भी कमी होगी तो संतान सुख में कमी आएगी। अगर आपके स्पर्म्स जो वीक हो जाते हैं तो संतान सुख में कमी हो जाती है। अब पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर हो गया, शुक्र नीच का हो गया पंचम भाव में, या शुक्र अस्त हो गया है, क्योंकि शुक्र जो है संतान का कारक है पुरुष के लिए, तो आपके स्पर्म्स काउंट जो है वो नील हो सकते हैं या बहुत कम हो सकते हैं। इसके कारण भी गर्भ जो है धारण नहीं कर पाएंगे और संतान सुख से वंचित रह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो पंचमेश मजबूत होना ज़रूरी है पुरुष की कुंडली में, और उसके साथ साथ उससे भी ज़्यादा शुक्र का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर शुक्र मजबूत नहीं होगा तो संतान सुख में कमी रहेगी या संतान बहुत देर से होगी या संतान के साथ आपका रिलेशन उतना बेहतर नहीं रहेगा। तो पुरुष की कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कविता जी। मैं जी, ये तो हमने आपसे समझने की कोशिश करी कि भाई किन ग्रह नक्षत्रों के चलते ही संतान सुख में बाधा आती है और किन ग्रह नक्षत्रों के चलते संतान सुख में बाधाएं नहीं आती बल्कि जल्दी उसकी प्राप्ति होती है। क्या ऐसा भी व्यक्ति की कुंडली में, उनके जीवन में ऐसा कोई योग होता है जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, संतान सुख की प्राप्ति उन्हें बिल्कुल नहीं होती जिंदगी भर? देखिए, लगन में अगर शनि मंगल की युति, लगन पंचम या एकादश भाव में हो जाए तो ऐसे पुरुष हो या स्त्री हो वो आजीवन संतान सुख में बाधा डालते हैं। और केतु की दृष्टि हो या केतु भी हो तो विशेष अशुभ योग बन जाता है, तो संतान सुख में हम कहते हैं कि बड़ी बाधा आती है, या बंधिया योग बनता है या बांझ योग बन जाता है कुंडली में। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ग्रह नक्षत्र की स्थिति जिम्मेदार होती है। या विष कन्या योग जिन लड़कियों की कुंडली में होता है तो वहाँ संतान सुख नहीं होती है। या फिर अगर आपकी कुंडली में गर्भपात योग है, वो कैसे बनता है? अगर पंचम भाव में मंगल केतु की युति कर्क राशि में हो जाए तो गर्भपात योग बनेगा। तो इस योग के कारण आपको संतान सुख में बाधा रहेगी और बड़ी परेशानियां रहेंगी। पंचम भाव में केतु होगा तो एक पितृदोष भी बनता है, या पंचम में राहु हो तो पितृदोष के कारण संतान सुख में बाधा रहेगी। पंचम भाव में नीच का सूर्य केतु के साथ बैठा हो तो भी संतान सुख की कमी करता है। हालांकि इस तरह के बहुत सारे योग अगर हम गिनाने बैठेंगे कविता जी
तो आज 1 घंटे का ये एक एपिसोड बन जाएगा। लेकिन देखिए हम कुछ गिनी चुनी बातें बता रहे हैं जो बेसिक हैं, जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। और आप अपनी कुंडली हमारे से मिलवा कर भी देख सकते हैं, अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कि किसके ग्रह जिम्मेदार हैं, क्या उपाय करने चाहिए और क्या पूजा पाठ करानी चाहिए। ये इसी से जुड़ा अगला मेरा यही सवाल है मेंग जी। देखिए अगर आप वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके चलते अगर आपकी कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह संतान सुख में बाधाएं डाल रहे हैं, तो क्या इन्हें उपायों से आप कर सकते हैं मजबूत? देखिए अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी ज्योतिषी ने कहा है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो करा लीजिए। एक तो सबसे पहले अगर पितृदोष से संतान सुख में बाधा है तो पितृदोष की ग्रह शांति करा लीजिए। दूसरा, संतान गोपाल मंत्र का जाप अपने घर में कराइए या खुद भी कीजिए, तो घर में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। जी। आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, उसको मजबूत कीजिए। अगर आप पुरुष हैं और शुक्र कमज़ोर है तो हीरा या ओपल धारण करें। अगर आप महिला हैं, मंगल कमज़ोर है, बृहस्पति कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, क्योंकि पुखराज धारण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करा सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें। और घर में पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ कराने से विशेष लाभ मिलता है। गोदान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अपने घर पर पूजा पाठ कराइए, हवन इत्यादि कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, तो भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। और गुरु का सम्मान हमेशा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दुर्गा कवच पढ़ने से, शतचंडी पाठ करने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपके घर में एक अच्छी संतान होती है। देखिए गर्भ धारण का भी समय होता है, इस पर भी हम एक विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। लोग हमारे से पूछना चाहते हैं, सर क्या हमें इस समय संतान के लिए कोई प्लानिंग करनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हम बेबी करना, संतान सुख हमें कब मिलेगा, वो कौन सा शुभ समय रहता है? तो इस पर हम विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। कई दर्शकों ने डिमांड करी है, हम बताएंगे वो कौन सा शुभ समय होता है जब आपके घर में अच्छी संतान आने के योग बनेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भाई संतान प्राप्ति से संबंधित ये जानकारी आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर जैसे मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी विषय के ऊपर आप जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए स्पेशल एपिसोड लेकर आएंगे। अगर आप कुंडली भी मिलवाना चाहते हैं संतान से संबंधित, अपने या अपनी पत्नी की या पति की, भाई आप कुंडली मैच करके बताइए कि संतान सुख में कमी क्यों हो रही है, तो दर्शकों हम आपको बहुत अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि इस समय पे संतान सुख की प्राप्ति होगी और क्या उपाय आपको करने चाहिए। ऐसे उपाय जो आप खुद घर बैठ के कर सकते हैं, जो विशेष आप दोनों की कुंडली के लिए होंगे। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।